नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। हम देख रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। वीडियो थोड़ा ज्यादा, टॉपिक ज्यादा लंबा खींच गया। आज इसको कंप्लीट करते हैं। मौलिक अधिकार में हम शुरू में देख लिए, दो मौलिक अधिकारों को देख चुके हैं। स्वतंत्रता, समानता का मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का धार्मिक। अब देखेंगे शोषण के विरुद्ध, फिर धार्मिक, फिर संस्कृति, शिक्षा और फिर उपचार। चार देखेंगे, तो ये छोटे छोटे अभी देख लेंगे इनको, ठीक है। तो मौलिक अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद है 23 और 24। दो अनुच्छेद है 23 और 24। मौलिक अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और लाक्षण के बारे में बताया गया, इनके निषेध किया गया है। यानी कि मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, बाल श्रम, सागड़ी आदि, बेगार और कौन सी सागड़ी आदि, बेगार हो गई, और बंधुआ मजदूरी आदि, और भी रहेगी आदि। यानी कि निषेध करी गई है अनुच्छेद 23 के अंदर। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर अनुच्छेद है 23 और 24। 23 और 24 अनुच्छेद 23 के अंदर मानव दुर्व्यवहार, यानी कि कोई ब्लाक श्रम, यानी बालिका को श्रम करवाना, बालिका को काम करवाना, या सागड़ी प्रथा देखे करता पा वर्तमान में देखा सीढ़ी, आम भाषा में पकड़े सीढ़ी लेनो, बातचीत आली प्रथा, बेगार यानी कि रोटियां सट्टा काम करना, सिर्फ रोटी खाओ और काम करो, मैंने बोला है बेगार। बंधुआ मजदूरी यानी एक जगह बंदी काम कर लो, जो रेट जो भी मालिक की मर्जी है हिसाब काम करो, यानी नौकर रखना। सीधी सी बात का मतलब है नौकर रखना। आमो निषेध की जगह सब चीज को आदि को निषेध किया गया है। आदि को निषेध, ये सब चीजों को निषेध किया है अनुच्छेद 23 के अंदर। अगर ये कोई अपराध करते हुए पाई जाए तो कम से कम 3 महीना और ज्यादा ज्यादा 1-1.5 साल की सजा भी और जुर्माना को भी प्रावधान है। बस ये ध्यान रखना है। देश के अंदर मानव दुर्व्यवहार, लाक्षण, सागड़ी आदि, बेगार और ये बंधुआ मजदूरी आदि का निषेध किया गया है। यानी कि मानव के सारे, चाहे वो कोई भी मानव के अंदर सब आ जाए, स्त्री पुरुष बच्चा सब चीज आ जाए मानव के अंदर, कोई पशु पक्षी आ जाए, वंश कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो निषेध कौन सा अनुच्छेद के अंदर किया गया है? अनुच्छेद 23 के अंदर। अब देखा हाँ अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 के अंदर भाई है 14 से 6 से 14, सॉरी मैं 14 से 16 बोल देता, 6 से 14, 6 से 14 वर्ष। हाँ ये 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से श्रम नहीं करवाया जा सकता। यानी कारखाना, फैक्ट्री और उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये अनुच्छेद 24 के अंदर निषेध है।
बालकों से जोखिम वाले कार्यों को निषेध अनुच्छेद 24 के अंदर किया गया। यानी कि किसी बालक की अगर उम्र 14 वर्ष से कम है और उससे कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकता। जोखिम यानी कि कोई उद्योग के अंदर भेज दिया उसको, या कोई खदान के अंदर भेज दिया, या कोई और मान लो कोई व्यवसाय के अंदर इसको डाल दिया जहां पर बच्चे के यानी बालक के शैक्षणिक अधिकारों का आनंद हो रहा हो, उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा हो और उसकी शारीरिक क्षमता भी कमजोर हो, तो वहां पर उसका अधिकार है कि वह मना कर सकता है। और वो भी अगर मना न कर सके, अगर बालक है मना न कर सके, तो कोई अगर उसकी शिकायत करेगा तो अनुच्छेद 24 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये अनुच्छेद 24 के अंदर निषेध किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक से कोई भी जोखिम वाला कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, इतनी बात है। अंदर 23 के अंदर मानव दुर्व्यवहार और 24 के अंदर 14 वर्ष से कम वाले बच्चों से जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ये जोखिम वाला ये 10 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ये पूर्ण रूप से लागू किया गया। यानी कि अनुच्छेद 24 के अंदर जो ये 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कार्य है नहीं कराया जाने निषेध है, ये 10 अक्टूबर 2006 से बाल श्रम को पूर्ण रूप से निषेध कर दिया। 10 अक्टूबर 2006 से बाल श्रम को यानी कि बच्चे से काम करवाना वही बाल श्रम हो गया। बाल श्रम को पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया। कब से? 10 अक्टूबर 2006 से। इससे पहले ये 24 के अंदर था 14 वर्ष से जोखिम वाला कार्य नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ जगह करवाते थे, कोई ध्यान नहीं देता था। जैसे करवा भी लेते थे, कोई बच्चे से कार्य भी करवा लेते थे, लेकिन 10 अक्टूबर 2006 से इसको पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया। अगर ऐसा कोई करवाता हुआ मिलता है, उसकी शिकायत की जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निषेध कर दिया 10 अक्टूबर 2006 से। और ये बात है अनुच्छेद 24 के अंदर। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार शोषण के विरुद्ध देख रहे हैं, तो शोषण के अंदर मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम या बलात्श्रम। इसके अंदर 23 के अंदर दे दिया मानव दुर्व्यवहार, 24 के अंदर बाल श्रम वाला, बस 14 वर्ष वाला इतना ही ध्यान रखा है। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आगे नंबर 4 के ऊपर धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 नंबर मौलिक अधिकार है अपना। चार नंबर मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अंदर 4 अनुच्छेद है, 24, 25, 26, 27 और 28। 24, 25, 26, 27 और 28। तो इनको देखो, सॉरी 25 से 28 है। 25, ये 26, ये 27 और ये हो गया 28। ये 4 अनुच्छेद है इसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। अनुच्छेद 25 में धर्म को अगाध रूप से मानने की स्वीकृति दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म को अगाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी धर्म हो,
कोई सा भी धर्म हो उसको अगाध रूप से, खुले रूप से उसको मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। जैसे अगर कोई हिंदू है और वो मुसलमान बनना चाहे तो वो रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 25 के अंदर इसका वर्णन है। अगर कोई हिंदू है तो वो बहुत आस्था रखता है, बहुत ज्यादा ही आस्था रखता है, हिंदू है मुस्लिम धर्म के अंदर बहुत ज्यादा आस्था रखता है या हिंदू धर्म के अंदर भी ज्यादा आस्था रखता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी मर्जी है और कोई विवश भी नहीं कर सकता कि आस्था रखो या धर्म स्वीकार करो। ठीक है, ये अनुच्छेद 25 के अंदर यानी धर्म को अगाध रूप से मानना, धर्म में फुल बढ़िया क्रिया मानो, ये बात मान सकते हैं, ये चीज है अनुच्छेद 25 के अंदर। ठीक है, ये स्वतंत्रता है, यानी कोई भी धर्म आप स्वीकार कर सका है, कोई भी धर्म में आप कितनी बढ़िया क्रिया मान सका है, धर्म को हिसाबों पर चाल सका, आप जीवन चला सका, यही अपने स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म मान लियो। नंबर 26 में है आप धार्मिक आयोजन कर सका, धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, कर सकने की स्वतंत्रता, यानी कि 25 के अंदर तो डेढ़ आप धर्म ने अगाध रूप को मान सका है और अनुच्छेद 26 के अंदर दिया है कि कोई भी आप मान लियो धर्म, अगर आप धर्म मान लियो तो आप कोई धार्मिक आयोजन भी कर सका है, यानी कोई सत्संग कर सका है, कोई जागरण कर सका है या जो भी कोई सभा कर सका है धर्म के बारे में, वो अपनी अनुच्छेद 26 के अंदर अपना अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अंदर वो अपना अधिकार है, यानी कि कोई धार्मिक आयोजन भी आप कर सका है। 25 के अंदर धर्म मान सका हाँ, अगाध रूप हो, कोई सो भी धर्म हो तो आप स्वीकार कर सका हाँ। 26 के अंदर मैंने आप कर सका हाँ, आयोजन कर सका, मैं कोई धार्मिक संगठन या कोई धार्मिक आयोजन भी आप कर सका, सभा कर सका हाँ, जैसे कोई सत्संग हो गया, कोई जागरण हो गया या कोई उस मेलो जो भी हो गया है वो आप कर सका हाँ। अनुच्छेद 26 के अंदर अपना अधिकार है, यानी धार्मिक आयोजन कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के अंदर। मान लियो अब आप अनुच्छेद 26 के अंदर जम्मू जागरण सत्संग जो भी कर दिए आयोजन कर दियो, अब आयोजन कराना तो पैसा लगेगा, आयोजन कराना तो पैसा भी लगेगा। तो अनुच्छेद 27 के अंदर, अनुच्छेद 27 के अंदर यानी कि आपने कोई भी अनुच्छेद 27 के अंदर धार्मिक व्यय पर कर नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा, यानी कि ये चीज में थोड़ा समझिए। मान लो आप कोई जागरण करने लग गया, आप चंदो कर रहे हो, आपने कहीं चंदो दे दियो 10 लाख, कहीं दे दियो 20 लाख, मान लो कहीं 1000 दे दियो, कहीं 2000 दे दियो और ज्यादा चंदो भी दे दियो, तो बैंक पर कोई भी टैक्स कौन मांग सकता है? आप अगर रखा है 10 लाख 20 लाख जितनी भी कोई भी संपत्ति हुआ है, 1000 2000 चाहे जितनी भी हुआ है, बापा वे कर सका धार्मिक आयोजन के अंदर, वे ऊपर कोई टैक्स खोला गया। और अगर आपने कोई चंदो भी दियो है या कोई दान दियो है तो बैंक ऊपर भी कोई टैक्स खोला गया। यह नहीं है कि कोई मिंदर के अंदर 10 लाख रुपया दे दिया तो टैक्स लाग दियो, नहीं, धार्मिक वे ऊपर कोई टैक्स खोला गया, सीधी सी बात है जी। 25 धर्म मान सका, 26 बैंक आयोजन कर सका, 27 आपने ऊपर आयोजन कराना तो कोई भी टैक्स खोला गया, आयोजन कराना तो धार्मिक व्यय पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि आप आयोजन करियो पैसा लग गया, फिर पैसा आया और आपने लग गया, वहां ऊपर कोई टैक्स खोला गया। अब देखो 28 नंबर 28 में है कि कोई शिक्षण संस्थान हुआ, यानी राज्य द्वारा चलाया गया शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान में धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, यानी कि देखो ये मदरसा हो गया, तो मदरसा तो भी खास वही मुस्लिम धर्म के लिए है, वो नहीं होगा काउंट, यानी मदरसा काउंट नहीं। राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार जो भी कोई शिक्षण संस्थान चला हुआ है, जो कोई स्कूल हो गया है या कोई और कॉलेज हो गया है, बाग अंदर या को नहीं का आप जाके कहें हाँ यो धर्म बढ़िया है और यो धर्म कोई नहीं बढ़िया, यो धर्म मान लो, ये धर्म आ रहे ये स्कूल के अंदर आओ, या बात आप उनके इसका, यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखा तो मान लो कोई स्कूल है सरकारी, अंदर आप या उनके इसका हाँ इधर सिर्फ हिंदू होगा, इधर सिर्फ मुसलमान होगा या सिख होगा या ईसाई होगा, ये आप एक बात
कौन कर सकता, अंदर सभी धर्म का होगा, यानी कि शिक्षण संस्थानों के अंदर धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता। शिक्षण संस्थानों के अंदर धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता। बाकी पढ़ना में सभा होगा, लेकिन आपा की बुराई कौन कर सका, कहीं बढ़ाई कौन कर सका, शिक्षण संस्थान के अंदर। यानी सीधी सी बात है, जब शिक्षण संस्थान के अंदर कोई पढ़ना हुआ है, लिखना हुआ है, तो बिना आप एक धर्म के बारे में ज्यादा विस्तार कौन बता सका, एक धर्म की बढ़ाई कौन कर सका। फॉर एग्जाम्पल जो अपने अब स्कूल में प्रार्थना हुआ है, सरस्वती वंदना या प्रार्थना हुआ है सवेरे, तो वह प्रार्थना मान लो भी देखा तो हिंदुओं के लिए हुआ है, एक हिंदू रीति रिवाज में होने लगी है प्रार्थना, तो स्कूल के अंदर तो मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। अगर मुसलमान मना कर दे कि मैं प्रार्थना के अंदर कोई नहीं हुआ शामिल, तो बाने जबरदस्ती कौन कर सका है, जबरदस्ती कौन कर सका है कि हाँ मैं हिंदुओं में प्रार्थना के अंदर कोई नहीं सम्मिलित, तो वहाँ स्कूल के अंदर पढ़ेगा लेकिन सम्मिलित नहीं होगा प्रार्थना के अंदर, तो उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपकी मर्जी अगर हुआ तो हुआ, सम्मिलित नहीं हुआ तो कोई जबरदस्ती नहीं है। यही बात है अनुच्छेद 28 के अंदर। अनुच्छेद 28 के अंदर दोबारा देखो, अनुच्छेद 25, धर्म को अगाध रूप से मानना, कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं अगाध रूप से, ये अनुच्छेद 25 के अंदर है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में है, अनुच्छेद 25 में हो गया किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी प्रचार भी कर सकते हैं, कोई धर्म को प्रचार करो, मानो, बड़े तरीके में, कोई दिक्कत कोई नहीं चाहिए, कोई भी धर्म स्वीकार करो। 26 के अंदर धार्मिक आयोजन कर सकता। 27 के अंदर जो भी धार्मिक कार्य अंदर वे हो, कभी टैक्स को लागू चाहिए, ऑफिस और चाहिए लागू। 28 के अंदर कोई भी राज्य द्वारा शिक्षण संस्थान है, अंदर धर्म को प्रचार कौन कर सका, यानी धार्मिक धर्म को प्रचार कौन दे सका, शिक्षण संस्थान अंदर। ठीक है, अब देखो नंबर 4 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। बाद में नंबर 5 आया है संस्कृति व शिक्षा। नंबर 5 संस्कृति व शिक्षा की स्वतंत्रता। 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30। नंबर 5 संस्कृति व शिक्षा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 और 30 दो अनुच्छेद आएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 29 और ये हो गया अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 के अंदर क्या है, ये सिर्फ दो ही बात है, 29 की 31 की थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन भी होगा संस्कृति और शिक्षा। अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संस्कृति संबंधी आरक्षण, संस्कृति संबंधी आरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, देंगे भाषा संस्कृति के अंदर आ जाएगी, भाषा होगी, बोली होगी, लिपि या कोई भी मान लो रिवाज होगी, रीति रिवाज होगी, या कोई भी संस्कृति है, ये कोई भी कल्चर है, वे कुछ अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यक का खातर, अधिकार दिया गया है पे आ रहा है अनुच्छेद 29 के अंदर। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित जो कोई भी भाषा होगी, कोई भी कल्चर होगी, कोई भी अल्पसंख्यक की वर्ग की, तो बिना हिता की रक्षा अनुच्छेद 29 के तहत की जाएगी। अनुच्छेद 29 के तहत वांगी हिता की रक्षा की जाएगी, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति में थोड़ा सा आरक्षण मान लो, हिता की रक्षा आरक्षण ही है, तो आगे संस्कृति की रक्षा करी जाएगी। यूं फॉर एग्जाम्पल कई जगह मान लो क्या वन वगैरह ज्यादा है, या कोई पहाड़ी एरिया के अंदर मान लो आपा घूमने गया, आपा जाए एक बड़े जनजाति रहने आ गई है, और जनजाति अगर मना करते कि हमारी कल्चर है कि विदेश बाहर नहीं आ सकता, यहाँ से बाहर, यहाँ पर बाहर से नहीं आ सकता,
तो अपना बटन जा उसका आपने रोक सका है, अपने ने रोक सका है। अनुच्छेद 29 के अंदर यह बात के लिए। अब देखो अनुच्छेद 30 के अंदर क्या है। अनुच्छेद 30 के अंदर ली है अल्पसंख्यक को शिक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा के हितों का संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 30 के अंदर शिक्षा है और अनुच्छेद 29 के अंदर कल्चर है, इतनी ध्यान रखनी है। पहले कल्चर और 29 के अंदर कल्चर, बाद में शिक्षा, तो 30 के अंदर शिक्षा। सिर्फ यही बात है, अगर कोई अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थानों में कोई भी अल्पसंख्यक है तो आपका शिक्षण संस्थान खोल सका है। जो कि इस्लाम धर्म के अंदर ये होगा मदरसा खोल सका आपका, तो ईसाई के अंदर भी, ईसाई धर्म में भी हुआ है, सिख धर्म में भी हुआ है। और ये आपका क्या कर सका है, यानी अल्पसंख्यक वर्ग, ये अल्पसंख्यक वर्ग है, ये शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। और राज्य सरकार या प्रशासन इन्हें मदद करेगा, प्रशासन इन्हें मदद भी करेगा। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन व प्रशासन का अधिकार भी है। यानी कोई भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सका है, प्रबंधन कर सका है, और प्रशासन खुद आपका धंधे सामू खुद स्वयं रख सका है, न कि कोई दूसरे व्यक्ति ने या कोई दूसरे संस्थान ने देने की जरूरत है। और इनकी प्रशासन अगर हेल्प भी करेगा, प्रशासन इनकी सहायता भी करेगा। ये चीज है अनुच्छेद 30 के अंदर। 29 के अंदर शिक्षा पहली संस्कृति है, तो 29 के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति को, हितों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा को संबोधित किया गया। यानी अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति को, संस्कृति के हितों की रक्षा की गई है अनुच्छेद 29 के अंदर। और 30 के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा के हितों की रक्षा की गई है। ठीक है, 30 में शिक्षा और 29 में संस्कृति। अब देखो 30 के बाद में 31 आया है, और 31 आपका काल प्रश्न क्या था, तो 31 अनुच्छेद हटा दियो, वो 301 के अंदर चले हुए है और कानूनी अधिकार के रूप में हो गए। तो अब देखो 32 लास्ट मौलिक अधिकार, उपचार, सारा काम हो गया है। अब आपको उपचार कर दे, इलाज कर दिया। नंबर 6 संवैधानिक उपचार, उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 मैंने रूप अनुच्छेद 32 के अंदर आया है। और 33, 34, 35 ये क्या है, सेना के बारे में कुछ अधिकार है, सेना का मूल अधिकार है, यानी सैन्य मौलिक अधिकार है। कौन सा, 35, 34 और 35। आम भी थोड़ी चिंता का पहले एक बार देखो। अनुच्छेद 32 के अंदर क्या है कि संवैधानिक उपचार एक बार में एक कमेंट आ गया है। एक कमेंट है संविधान की आत्मा, दो व्यक्तियों का अलग अलग कमेंट है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, और इसको संविधान की आत्मा इसको बोला गया है संवैधानिक उपचारों को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला गया है। यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला गया। किसने बोला, B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। और प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, प्रस्तावना ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा, प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है। ये डॉक्यूमेंट है संविधान की आत्मा के बारे में। तो
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्तावना, अगर पूछ ले प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर पूछ ले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है तो प्रस्तावना है। अगर पूछ ले प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है तो संविधान की आत्मा, यानी 3 क्वेश्चन बन गया। ये 3 क्वेश्चन इन बनेगा। अगर पूछ ले संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचार, और पूछ ले तीनों क्वेश्चन इसी से बने। 3 मिल जाए 6 क्वेश्चन है और पक्के इतने याद कर लियो, बहुत बार ये और बात पूछ ली है, कंफ्यूजन में डालने के लिए पूछता है। क्योंकि अपाउन पढ़ा हाँ का संविधान की आत्मा प्रस्तावना, पहली पोती है पढ़ा हाँ का संविधान की आत्मा प्रस्तावना, तक पुकारते दिमाग फेल हो जाए। तो याद कर लियो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान अनुच्छेद 32 में संविधान की आत्मा बोली है और इन्हें मौलिक अधिकारों का पहरेदार भी बोल सका था, मौलिक अधिकारों का पहरेदार। अब देखो इनका कुछ भाग है, इनका 5 भाग है, ये 5 प्रकार का रिट है, यानी इनका भाग है 5, यानी कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कौन, संवैधानिक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट यानी आदेश देश का, रिट यानी आदेश देश का और वे आदेश मानना ही पड़ेगा, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ विशेष अधिकार दे दिए हैं, 5 प्रकार का विशेष अधिकार दे दिया है, मान्य हो गया है रिट, ठीक है, 5 प्रकार की रिट। तो वे कौन सा है बताइएगा। नंबर 1, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 1 भाई बात है कि बंदी यानी कोई भी अगर आदमी गिरफ्तारी कर दी तो मैंने 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने पेश करो, 24 घंटा के अंदर न्यायालय के सामने पेश करो। वही बात है आने जाने को समय काउंट को नहीं होगा, वो 24 घंटा के अंदर बंदी ने मजिस्ट्रेट या कोई भी नजदीकी न्यायालय के अंदर पेश किया जाओ, ठीक है। जब भाई है 24 घंटा, 24 घंटों में 24 घंटों में न्यायालय में पेश और गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना भी जरूरी है। 2 बात है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो एक अनक्रेडिट है कि कोई अवैध, यानी नौकरी जो है अवैध लाभ की है, अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए, गिरफ्तारी को रोकने के लिए, यानी कि कोई अगर पूंजी वर्ग है या किस आदमी है, मान लो कोई पैसा देके कहते हैं गिरफ्तार कर लो, कोई पैसा दे दिया बोले गिरफ्तार कर लिया, झूठा इल्जाम लगा लियो, तो मैंने रोकने खातिर क्या बात कर ली, यदि 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करो, न्यायालय में पेश करेगा तो सबूत भी होगी, कार्रवाई भी होगी, तो 24 घंटा के अंदर न्यायालय के अंदर पेश करना जरूरी है, यह अपना अधिकार है। नंबर 2 कौन सा है, परमादेश। एक आदेश, एक व्यादेश, एक परमादेश। परमादेश क्या है, परमादेश कैसी है कि लखनऊ है या देखाऊंगा। तो परमादेश हो रहा है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि मतलब भूलो, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम यानी कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं वो उच्च न्यायालय कोर्ट ने या अधिकृत न्यायालय ने आदेश दे दिया है, उच्च न्यायालय
अपने से छोटे अधिकारियों व अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दे सकता है। कोई भी आदेश दे सकता है, वो ही बोला परमादेश। ठीक है, यानी उस न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दे सकता है। परमादेश उस न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दे सकता है, यही बात है। तो आदेश में मानना पड़ेगा अधीनस्थ न्यायालय में। मतलब ये है कि अधीनस्थ न्यायालय आपकी मनमानी कौन कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय आपकी खुद की मनमानी को नहीं कर सका है। फरमादेश हम आदेश देते हैं, यानी उस न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दे सकता है। उस न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दे सकता है। कोई भी आदेश देने वाले को केस विवरण दे दियो, और ये सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को देश का है, बाकी सब देश का कोई अधिकारी भी देश का है, कोई न्यायालय भी देश का है। उस न्यायालय कोई अधीनस्थ अधिकारी भी आदेश दे सकता है, कोई कोर्ट भी आदेश दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल ने आदेश कौन दे सकता है, यानी कि परमादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल पे लागू नहीं होता। ठीक है, नंबर 3 देखो, नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 है प्रतिषेध। तो ये प्रतिषेध का अंदर की बात है। प्रतिषेध में है मना करना। प्रतिषेध मतलब नाम में लिखे है मना करना, सीधी सी बात है। अगर कोई केस मान लो अधीनस्थ न्यायालय में चल रही है, छोटे कोर्ट के अंदर कोई केस चल रही है और बैंक अंदर ज्यादा टाइम हो गया है, मैं कोई नतीजे को दिखा रहे हो, तो उस न्यायालय में आदेश दे सकता है कि अब थे केस में बंद करो, अब थे केस में बंद करो, यानी मनो करो, केस में से छोड़ दो, मना कर दियो केस मना कर सकता है। यानी कि उस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किया मनो, उस न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय कर सका है, उस न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय मनो कर सका है कि आपके यहाँ पर जो भी केस चल रहा है उसको आप बंद करो, आपके यहाँ जो भी केस चल रहा है उसको बंद करो, अब ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा। यानी कि मनो करते हैं कि बहुत दिन हो गया था मनमानी करता, मैं बंद करो, और थारे कोई अधिकार क्षेत्र में बोलिए मैं सोच रहा हूँ मैं जाना मारो काम जाना। ठीक है, उस न्यायालय बस सब में अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दे दो, ठीक है, या अधीनस्थ अधिकारियों दे दो। तो मना करना यानी कि वो मनो कर सके, कोई भी केस छोड़ो, थारे अधिकार क्षेत्र में कोई नहीं, मैं आपके इसको डाल लेंगे, फिर छोड़ दिए केस में। ठीक है, नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी कि जानकारी। उत्प्रेषण यानी कि जानकारी, यानी कि अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी। कोई भी केस मान लो उस अधीनस्थ न्यायालय के अंदर चल रही है और वो चले हुए उस न्यायालय के अंदर, तो उस न्यायालय ज्यादा जानकारी ले सका है अधीनस्थ न्यायालय, यानी उस न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से अधिक किसी भी केस के बारे में, किसी भी सिलसिले के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकता है। दोबारा सुनो, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ अधिकारियों से किसी भी केस या किसी भी बाबत अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। कितनी भी जानकारी ले सकता है, वही मर्जी है, पूरी जानकारी देनी जरूरी है। ठीक है, यह है उत्प्रेषण। नंबर 5 में कौन सा रहेगा? नंबर 5 है अधिकार प्रचिता। अधिकार प्रचिता, अधिकार प्रचिता या प्रचिता, ये अंदर के है अधिकार प्रचिता अंदर के लफ्ज है, ये अंदर है कि तुम्हें क्या अधिकार है, मतलब होगा कि तुम्हें क्या अधिकार है, तुम्हें क्या अधिकार है, मतलब समझो। यानी कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को पूछ सका है कि वो काम करने ला रहे हो या कोई मुकदमा लड़ने ला गया थे, पद के ऊपर हो, झारखंड के अधिकार है पद के ऊपर कायम रेस को हो। ठीक है, दोबारा सुनो,
यानी उच्च न्यायालय या उच्च अधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ अधिकारी से ये प्रश्न कर सकता है, ये पूछ सकता है कि तुम्हें क्या अधिकार है जो तुम इस पद पर आसीन हो या इस पद पर कार्यरत हो, और उसको बताना पड़ेगा। ये बात है अधिकार के अंदर, ठीक है। यानी कि तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम इस पद पर कार्यरत हो या इस पद पर कार्य कर रहे हो या इस केस के अंदर काम कर रहे हो, ये बात है अधिकार प्रस्ताव के अंदर। तो थोड़ी सी ध्यान कर लेना। वैसे 500 में से परमादेश वाला पूछ सकते हैं, बाकी तो 2, 1, 2, 3 तक ही पूछेगी, चौथे में भी बहुत कम जाते हैं, 5-5 टाइम तो पूछेगी बहुत कम। अब देखो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 है सेना के मौलिक अधिकार। सेना के मौलिक अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 35 के अंदर सेना का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 34 के अंदर मार्शल लॉ है, और अनुच्छेद 35 के अंदर यानी कि मौलिक अधिकारों के अंदर संसद में जुड़ी चीजें है। अनुच्छेद 34 के अंदर मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 35 के अंदर मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संसद को जोड़ा गया है। संसद में जोड़ा गया है, या कोई भी संसद एक ऊपर कानून बना सकती है, यानी कि संसद क्या कर सकती है, कोई कानून बना सकता है या कोई संशोधन कर सकता है। संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यानी कोई भी मौलिक अधिकार के अंदर संसद के है संशोधन कर सकता है, वो भी संपत्तियां उनको संशोधन करके मैंने डाल यूं भी। अनुच्छेद 35 के अंदर मौलिक अधिकारों का संरक्षण का तर्क है कि संसद में ऊपर कोई भी संशोधन कर सकता है। अपना मौलिक अधिकार इज कंप्लीट, मौलिक अधिकार इज कंप्लीट। आशा है कि सब में बढ़िया तरीके समझ में आएगा। बाद में कौन सा टॉपिक, कोई पर्टिकुलर छोटा टॉपिक कमेंट करके जरूर बताइए, कौन सा स्टार्ट करा और वो टॉपिक बढ़िया से स्टार्ट करा। तो मौलिक अधिकार अपना कंप्लीट हो गया है और बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन आए तो या बताइए कि आ गए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय, गुड बाय।